हमारे बीच कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भारत चीन से पीछे क्यों है आर्थिक रूप से। तो झट से हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये जवाब आता है, वहाँ के वन पार्टी गवर्नमेंट का नेतृत्व, चीप लेबर पॉलिसी, स्टीलिंग आईपीआर एंड रिसोर्टिंग सब्सिडीज़, प्रिवेंटिंग कंपटीशन सच एज प्रिवेंट अमेजोन टू प्रमोट अलीबाबा। लेकिन ये बातें पूरी तरह से सही हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमें अतीत की ओर चलना होगा। In 1949, Chinese communist leader Mao Zedong founded People's Republic of China, but his economic and social policies like Great Leap Forward and Cultural Revolution to make China a communist society from agrarian society have badly affected its economy and caused to death estimate ranging between 30 million to 45 millions। लेकिन फिर आए डेन जियाओपिंग, जिन्होंने 1978 में वन पार्टी सिस्टम को कायम रखते हुए कई तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, जिससे चाइना सोवियत मॉडल को छोड़कर वेस्टर्न मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़ने लगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इन द ह्यूमन हिस्ट्री more than 850 million people have been lifted out of poverty since last 3 decade। अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो सन 1990 तक इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम 1220 ट्रिपल पी डॉलर और चाइना की 990 ट्रिपल पी डॉलर इन टर्म थी, जो कि अब इंडिया की 7680 ट्रिपल पी डॉलर और चाइना की 18170 ट्रिपल पी डॉलर हो गई है। अब दोस्तों इस सवाल पर आते हैं कि भारत आर्थिक रूप से इतना पीछे कैसे रह गया, हालांकि वो 1990 तक चाइना से कहीं ज़्यादा आगे था। तो दोस्तों इसका पहला जवाब यहाँ का गवर्नमेंट से। दोस्तों कभी भी तानाशाही या फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं होती कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी उस देश की उतनी ही अच्छी होगी, जैसे कि यूएसएसआर, इराक और पाकिस्तान का हाल है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों से बहुमत होने के बाद भी कुछ एकाध, जैसे कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड को छोड़कर, उतना अच्छा इंडियन गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर पा जितना 1991 में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में पीवी नरसिंह राव और बीजेपी लेड गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने अल्पमत में रहकर किया। यहाँ तक कि यूपीए 2 ने भी उतना अच्छा खासा बहुमत रहते हुए भी वो मिराकल नहीं कर पाई जो यूपीए 1 ने अल्पमत में रहते हुए किया था। और फिर दूसरा फैक्टर है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंडिया एक अकेला कंट्री है जो एजुकेशन को बगैर प्रायोरिटी दिए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने का लक्ष्य साधता आया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा वर्षों पहले बनाया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्लर्किकल जॉब को भरना। फिर उनके जाने के बाद थोड़े आमूल चूल बदलाव करके आज़ादी के 70 सालों के बाद भी उसे खींचे जा रहे हैं। वहीं चाइना के ऊपर ये दाग लगाए जाते हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतना खर्च नहीं करता और आईपीआर्स की चोरी करता है। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरह से सही नहीं है और ये एक अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, जिसे आप आंकड़ों से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में यूएस को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो वहीं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 5 सालों से सिकुड़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि खुद की आर्मी को अपग्रेड करने के लिए इजराइल, रशिया और यूएस पर डिपेंड होता जा रहा है। चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने और सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स को यूज़ करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड की 62% पॉपुलेटेड कंट्री को टच करता है। वाइल इंडिया हैज़ नॉट एडवांस इनफ टू हैव अ कंपेरेबल इकोनॉमिक रीच। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ के अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी एंड करप्ट सिस्टम की, जिसने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ इंडियाज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शनिज्म। आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज़ादी के 70 साल बाद भी सड़कों की हालत बद से बदतर और बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, जिससे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता भी है तो उसे तमाम तरीके के रूल एंड रेगुलेशन और तमाम तरीके की परमिशन और प्रोटेक्शनिज्म का सामना करना पड़ता है और उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है
और वेल बैलेंस कॉम्पिटिटिव मार्केट भी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये केवल कुछ कारण है, ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिससे इंडिया आर्थिक रूप से चाइना से पीछे है। कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन